हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, गैस्ट्रिक अल्सर एंड पीपीआई। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन ये है कि राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो अब शुरू करते हैं कि आखिर पैथोफिजियोलॉजी गैस्ट्रिक अल्सर की है क्या। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, द पैथोफिजियोलॉजी और इटियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज नॉट क्लियरली नोन। मतलब अभी तक अल्सर जो प्रोड्यूस होता है उसका अभी तक कोई सटीक कारण हमें नहीं पता चला है। इट इज मेनली ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द अग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर ऑफ आवर बॉडी एंड अग्रेसिव फैक्टर लाइक एसिड, पेप्सिन, बाइल एंड एच पाइलोरी बैक्टीरिया and the defensive factor gastric mucus, bicarbonate secretion, prostaglandins, nitric oxide, high mucosal blood flow, etc. Now I want to tell you about what is Helicobacter pylori. Helicobacter pylori is previously known as Campylobacter pylori and it is a gram-negative microaerophilic bacterium usually found in the stomach. This bacterium may produce ulcer in several ways. Now I want to tell you that how H. pylori bacteria produce ulcer in our stomach or our body. The ammonia produced in our body to regulate pH are mixed with the biochemicals produced by H. pylori such as proteases and vacuolating cytotoxin A, which are toxic to epithelial cells. Means अमोनिया जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो वो जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के थ्रू जो भी बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो प्रोटीएजेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो टॉक्सिक चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारी एपिथेलियल सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं और वो हमारी अल्सर प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टमक में या ड्यूडेनम में। नाउ द सेकंड रीजन इज दैट बैक्टीरिया कॉलोनीज नियर द पाइलोरिक इंट्रम इंड्यूसेस द जी सेल्स टू सिक्रिएट द हार्मोन गैस्ट्रिन। मतलब जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है वो पाइलोनिक इंट्रम में इंड्यूस करती है जी सेल को ताकि वो सिक्रिएट कर सकें गैस्ट्रिन हार्मोन, और वो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा पायराइटल सेल्स को सिक्रिएट करने के लिए और एसिड स्टमक के ल्यूमेन में, जिसकी वजह से एसिड का लोड अपने ड्यूडिनम और स्टमक में बढ़ जाएगा जो कि बाद में यही कॉज करता है अल्सर, जिसे हम छाले कहते हैं, हमारे स्टमक में हो जाते हैं या ड्यूडिनम में। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे एसिडिटी, ये फ्लो चार्ट में बना के रखें, कैसे एसिडिटी या अल्सर प्रोड्यूस होता है अपनी बॉडी में। पहली चीज़ कि एसिडिटी जो ड्यूडेनम में होती है, मतलब एसिड जो प्रेजेंट होगा ड्यूडेनम में उसका लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा तो गैस्ट्रिक मेटाप्लेसिया चालू हो जाएगा ड्यूडेनल कैप्सूल में, तभी वहाँ पे एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी कॉलोनी बढ़ने लगती है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में यूरिया प्रेजेंट होता ही है, तो यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होता है, साइटोटॉक्सिक होता है सेल के लिए भी। तो इसके कारण फिर म्यूकोसल पीएच जो है तो वो इंक्रीज हो जाता है जो मसल लेयर के नीचे होते हैं। इसके कारण अब H+ का जो बैलेंस है वो भी बढ़ जाएगा अपने ल्यूमन में, जो कि अब ड्यूडिनल में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। यही धीरे धीरे हमारा अल्सर प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सरेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे हमने H+ HCl की सिंथेसिस होती है और कैसे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर उन्हें देते हैं। तो अब आप सामने आपके डायग्राम दिख रहा है, ये एक हमारे स्टमक का एक पैराइटल सेल का डायग्राम है जिसमें म्यूकस सेल भी दिख रही है, पैराइटल सेल दिख रहा है, जी सेल दिख रहे हैं, डी सेल दिख रहे हैं, और यहाँ पर H+ और K+ मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच पंप भी आप लोग को दिख रहा होगा सामने। अब ये डायग्राम की हेल्प से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पर ई सेल का सबसे बड़ा रोल है। ई सेल मेनली यहाँ पे ऐसे काम करेंगी कि H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जैसे ही ई सेल इंटरक्रोमेफिन सेल्स एक्टिवेट होंगी तो उससे हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा तो वो H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा और उन्हें एक्टिवेट करेगा तो HCl की सिक्रेशन बढ़ जाएगा, सिंथेसिस बढ़ जाएगी। इसी तरह अपने जो होते हैं जी सेल होते हैं, जी सेल जैसे ही गैस्ट्रिन रिलीज होगा ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर वो CCK2 रिसेप्टर से जाके बाइंड होकर HCl की सिंथेसिस बढ़ा देगा और इनडायरेक्टली ई सेल को भी एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण वो फिर से हिस्टामिन रिलीज करेगा तो ये हमारे H2 रिसेप्टर को फिर से एक्टिवेट करेंगे। तीसरी चीज़ हमारी ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी जाकर ये अपना काम ऐसे करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं HCl के सिंथेसिस को।
डी सेल भी सोमेटोस्टैटिन के हेल्प से HCl की सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। लेकिन एक चीज़ और है जो हमारे HCl की सिंथेसिस को बढ़ाती है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्रेन में हमारे जो वैगस नर्व होती हैं वो एक्टिवेट होंगी, और वो एक्टिवेट होंगी तो ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करके एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बढ़ा देंगे, जिससे वो M3 रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड होंगे और HCl की सिंथेसिस को बढ़ा देंगे। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि प्रोस्टाग्लैंडिन ये डिक्रीज करेंगे HCl की सिंथेसिस को, एक इधर डायरेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से बाइंड होकर कॉक्स रिसेप्टर से। दूसरी चीज़ ये म्यूकस सेल को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण म्यूकस और बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है स्टमक में, और वो बेस होते हैं और HCl एसिड तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस वजह से भी अपना HCl का रेगुलेशन का मैकेनिज्म मेंटेन रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी अपनी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हैं तो कैसे ड्रग्स हैं जो जाके बाइंड होकर एसिड के लेवल को कम करते हैं। अब आप जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बाइंड्स डायरेक्टली टू द H+ एंड पोटेशियम एटीपेज पंप and inhibit them for longer time, approximately for 18 hours. Now, proton pump inhibitors are called products and available in an enteric coated form. It is because PPI degraded in a stomach. That's why they are present in a form of enteric coated form. They are also known as first choice of drug used in ulcer because मैंने पीछे ये बताया था आपको कि ई सेल जो इंटरक्रोमाफिल सेल्स होती हैं वो खुद तो एक्टिवेट करती हैं H2 रिसेप्टर से बाइंड होकर HCl की सिंथेसिस बढ़ाने में, बाकी वो इनडायरेक्टली भी एक्टिवेट होती हैं दूसरे रिसेप्टर के द्वारा। इस वजह से हम ना तो कोई H2 एंटागोनिस्ट डायरेक्ट दे सकते हैं अगर अल्सर हुआ तो, या तो फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ड्रग हम PPI यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करती हैं प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देती हैं, वो भी लंबे समय तक, तो एसिड रिलीज ही नहीं हो पाता है। इस कारण हमें अल्सर में आराम बहुत जल्दी मिलता है और लंबे समय तक एसिड प्रोड्यूस भी नहीं हो पाता। नाउ द ड्रग्स यूज्ड इन PPI, they are omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, rabeprazole, lansoprazole, and I have not written here tinetoprazole. There are so many drugs which are present for the proton pump inhibitors, but mainly the drug which is used in daily, you can see pantoprazole and rabeprazole are mostly used in a market nowadays. आप अपने घरों पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा किसी ना किसी की जो दवा चल रही होगी डायबिटीज़ की, किसी की भी, मान लीजिए कोई भी हाइपरटेंशन का भी पेशेंट है, उसके साथ एक लगभग PPI चलती ही है अगर वो बहुत सारी दवाएं खाता है। उसमें से भी मेनली देखिएगा पेंटोप्राजोल होगी या रेबिप्राजोल होगी जो कम्बिनेशन मिल जाती है। आजकल तो जो PPI हैं इनके साथ डोमपेरिडोन की भी ड्रग मिली रहती है, ताकि किसी का जो जी घूमता है या उल्टी टाइप की लगती है, ये सब में भी जो ये PPI काम देती हैं। हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये PPI का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला यूज तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है, ये तो सभी को पता है। दूसरा जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम। जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम एक कैंसर है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। तीसरी चीज़ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी यूज होती है PPI। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि जैसे PPI है तो उसका मैकेनिज्म कैसे है। जैसे ओमेप्राजोल एक ड्रग है तो कैसे अपना ये एक्टिविटी दिखाती है जाने के बाद। तो सबसे पहली बात, ओमेप्राजोल जो है ये तभी एक्टिवेट होती है जब pH जो अपने बॉडी के स्टमक का होगा वो <5 होगा। जैसे ही <5 pH होगा तो ओमेप्राजोल कन्वर्ट हो जाएगी सल्फेनिक एसिड और सल्फेनामाइड में। अब मैं आपको बता दूं, जो अपना हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप होता है वो बना हुआ होता है सिस्टीन अमाइनो एसिड से, और सिस्टीन अमाइनो एसिड SH ग्रुप यानी थायो ग्रुप कंटेन करता है। तो ये जो थायो ग्रुप SH ग्रुप है ये सल्फेनिक एसिड के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और लंबे समय तक रहता है, जिस वजह से हम PPI को ज़्यादा प्रेफरेबल एंटी अल्सर ड्रग में यूज करते हैं और फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कहते हैं हम। साथ में ही PPI हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर इट। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।